कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए दक्षिण कौशल क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड SSC रेलवे एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए, आज हम लोग यहाँ से आगे देखने वाले हैं, है ना, भारतीय कार्यपालिका के बारे में। ठीक, भारतीय कार्यपालिका हमको पता है कि भारत की जो कार्यपालिका है वो संसदीय कार्यपालिका है ना, संसदीय कार्यपालिका है, संसदीय ढांचे पर आधारित है। और यहाँ पर हम जब भारतीय कार्यपालिका की बात करेंगे तो यहाँ पर राज्य और प्रांत दोनों की कार्यपालिकाओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका की अगर बात करें, संघीय कहूं तो ज्यादा अच्छा है केंद्रीय कार्यपालिका के बजाय, और प्रांतीय या राज्य की कार्यपालिका, दो तरह की कार्यपालिका होंगी। ठीक है, अच्छा, केंद्रीय कार्यपालिका का अंग कौन कौन सा होता है? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति, ठीक, केंद्रीय कार्यपालिका का अंग होगा। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि इनमें से कौन संघीय कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यपालिका का अंग है और कौन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री। ठीक, फिर है आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है, और उसके बाद आते हैं महान्यायवादी, और उसके बाद है CAG। ठीक है, ये 5-6 जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सभी किसके अंग हैं? आपके कार्यपालिका के अंग हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक बात? कौन कौन संघीय या केंद्रीय कार्यपालिका के अंग कौन कौन है, यानी केंद्रीय कार्यपालिका या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के अंग कौन कौन से हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी और CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। इसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या कहते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति की बात करें तो इसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 52 में है। ठीक, उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री का और मंत्रिपरिषद दोनों का वर्णन अनुच्छेद 74 में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और महान्यायवादी का वर्णन अनुच्छेद 76 में है ना। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका अध्यक्ष या प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो 74 में कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। महान्यायवादी का वर्णन 76 में है, जबकि CAG का वर्णन अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक का है। ठीक है, तो 148 से लेकर 151 तक जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है उसका रोल स्पष्ट किया गया है। इस पर डिटेल चर्चा मैं बाद में करूंगा, जैसे जैसे सेक्शंस आगे बढ़ेंगे तो CAG होता क्या है उस पर आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें प्रांतीय या राज्य की कार्यपालिका की, तो राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। ठीक है, कौन होता है? राज्यपाल। राज्यपाल के बाद उपराज्यपाल का तो कॉन्सेप्ट यहाँ होता नहीं है। उपराज्यपाल आपके जो यूनियन टेरिटरीज हैं, है ना, खासकर वो यूनियन टेरिटरीज जहां पर विधानसभा एग्जिस्ट करती है वहां देखने को मिलती है। तो राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री जो होता है वो
प्रांतीय या राज्य की कार्यपालिका का अंग होता है। उसके बाद मंत्रिपरिषद, ठीक है, और उसके बाद महाधिवक्ता जो होता है राज्य का, वो किसका मेंबर होता है? राज्य की कार्यपालिका का मेंबर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा बात? तो राज्य की कार्यपालिका का अंग कौन कौन होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता। ठीक है, हम इस पर डिटेल से चर्चा आगे करेंगे, आगे सेक्शंस मिलेगा, इस पर डिटेल से चर्चा होगी। अभी केवल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि संघीय कार्यपालिका और राज्य की कार्यपालिका कैसे है, कौन कौन इसके अंग होते हैं, है ना। और एक सामान्य तौर पर हम यहाँ पर अनुच्छेद भी देख रहे हैं। तो राज्यपाल का वर्णन 153 में है, मुख्यमंत्री का वर्णन और मंत्रिपरिषद का वर्णन 163 में है। 163 में 10 ज्यादा कर देना, 10 प्लस कर देना तो आ जाएगा, है ना। या उपराष्ट्रपति के सामने 1 जोड़ दोगे तब भी मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री मिल जाएगा आपको। जबकि महाधिवक्ता का वर्णन 165 में है। ठीक है, क्लियर। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। राष्ट्रपति जो संसद संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, और कैसा प्रमुख होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है या संवैधानिक प्रमुख होता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 52 में। उसके बाद उपराष्ट्रपति भी संघीय कार्यपालिका का अंग होता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 63 में। फिर है वास्तविक प्रमुख, जो राष्ट्रपति के नाम पर शक्तियों का प्रयोग करता है, वो है 74 में प्रधानमंत्री और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद। ठीक है, 74 में आपको डायरेक्ट पूछेगा तो आप बताएंगे कि 74 में प्राइम मिनिस्टर का वर्णन है। महान्यायवादी जो होता है ना, ये क्या होता है? केंद्र का वकील होता है, सीधी सी बात। केंद्र का अगर केंद्र कोई भी मामला चल रहा है तो केंद्र की वकालत के लिए कौन खड़ा होगा? तो महान्यायवादी खड़ा होगा। ठीक है, तो 76 में है। ठीक है, फिर एक कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, है ना। तो कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, उसका वर्णन 148 से 151 तक इसके रोल का वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे पहली बार ये 148 में आपको देखने को मिलता है। फिर प्रांतीय या राज्य कार्यपालिका की अगर हम बात करते हैं तो 153 में राज्यपाल का वर्णन है, कितना? 153 में, है ना। राष्ट्रपति 52 है तो 101 और जोड़ दो तो 153 हो जाएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद 163 में है, ये उपराष्ट्रपति के सामने 1 लगा देना तो मिल जाएगा तुमको, है ना। फिर महाधिवक्ता कितने में? 165 में है। कितने में है? 165, 2 जोड़ दो तो आपको महाधिवक्ता मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां तक समझ में आया। अब स्थायी कार्यपालिका आपको पता ही होता है कि आईएएस, आईपीएस, प्रशासनिक अधिकारी, है ना, जितने भी होते हैं वो स्थायी कार्यपालिका के अंग होते हैं, है ना। और स्थायी कार्यपालिका का रोल क्या होता है? स्थायी कार्यपालिका का रोल जो अस्थायी कार्यपालिका है या राजनीतिक कार्यपालिका है उसकी सहायता के लिए होता है। चूंकि अस्थायी कार्यपालिका के जो मेंबर्स आते हैं, है ना, जो राजनीतिक मेंबर्स होते हैं, वो चूंकि विभागीय चीजों से अभ्यस्त नहीं होते हैं, और स्थायी कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, इनको क्या दी जाती है? ट्रेनिंग दी जाती है, उस विभाग की उनको जानकारी होती है, तो ज्यादा अच्छे से कोऑपरेट कर पाते हैं उनको। ठीक है, तो मंत्रियों की सहायता ये इसी कारण अच्छे से कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं न्यायपालिका की या जुडिशरी की। न्यायपालिका या जुडिशरी, ठीक है। देखो, न्यायपालिका या जुडिशरी ये शासन का तीसरा स्तंभ या तीसरा अंग है। ठीक है, क्या है? शासन का तीसरा स्तंभ या तीसरा अंग है ना। पहला अंग कौन है? विधायिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका, और तीसरा अंग किसे कहा गया है? आपके न्यायपालिका को। शासन का तीसरा अंग और स्तंभ दोनों भी कहा जाता है।
ठीक है, किसको? न्यायपालिका को। चौथा किसे कहा जाता है? फोर्थ कहा जाता है सीएजी को। ठीक है, शासन का चौथा स्तंभ है ना, किसे कहा जाता है? सीएजी को ना। आंसू, क्या मैं सही हूं? जी। नहीं, याद रखना, हम्म, जो मीडिया होती है, प्रेस होता है ना, प्रेस को कहा जी जाता है चौथा स्तंभ। ठीक है, प्रेस को चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ कहा गया है सीएजी को, याद जी रखना। सर। ठीक है, ये याद रखना। तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है प्रेस और पांचवा है सीएजी, है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, यहीं पर। अच्छा, अब अगर हम जुडिशरी की बात करें तो न्यायपालिका की शक्ति ज्यादा मजबूत होती है कहां पर? जहां पर संघात्मक शासन होता है। यानी न्यायपालिका कहां पर ज्यादा खुल के आता है? जहां पर संघात्मक शासन होता है। संघात्मक शासन में, है ना, आपका क्या, चूंकि राज्य और संघ दोनों का अस्तित्व होता है, तो राज्य आपकी न्यायपालिका का रोल ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना। चाहे वो विवादों का निपटारा हो, चाहे आपके जो संविधान है उसका इंटरप्रिटेशन हो, तो वहां पर ज्यादा प्रभावशाली, खासकर हम बात करें यूएसए की और भारत की, यहाँ पर जो आपका जुडिशरी है बहुत ही मजबूत है। ठीक है, एकात्मक शासन में अगर हम बात करें तो यह उतना प्रभावशाली नहीं है, कमजोर होता है। ठीक है, कमजोर होता है। ठीक, न्यायपालिका क्या होती है? कमजोर होती है। ठीक, जबकि यहाँ पर संसद ज्यादा क्या होता है? शक्तिशाली होता है। ठीक है, संसद क्या होता है? ज्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, क्लियर? क्यों? आप देखते भी हैं ब्रिटेन जो होता है, ब्रिटेन में जो कोर्ट है उसके बजाय जो संसद नियम कानून लेके आती है, संसद अधिनियम लेके आती है, वो ज्यादा मजबूत होता है। संसद चाहे तो कुछ चीजों को पलट सकता है, तो वहां संसद ज्यादा स्ट्रांग है। कहाँ? आपके ब्रिटेन में। ठीक है, भले ही वो आपका किसकी एकात्मक कार्यपालिका संघात्मक कार्यपालिका वाला देश है, लेकिन वहां पर ज्यादा मजबूत कौन सा है? आपका जो संसद है वो। ठीक है, ठीक, समझ में आ रहा है? अब चलिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, भारत में न्यायपालिका की बात करें, भारत में न्यायपालिका की अगर बात करें, ठीक सर है, एकात्मक शासन में ब्रिटेन को बोले ना शक्तिशाली ब्रिटेन नहीं है संसद। एक्चुअल में, एकात्मक शासन ब्रिटेन नहीं है ना। मैं अच्छा उदाहरण दे रहा था बस कि वहां है। अच्छा। और जी मजबूत ज्यादा यूएसए में दिखता है, भारत में दिखता है ना। जी जी एकात्मक में तो थोड़ा कमजोर होता है केंद्र, है ना, जी। संघात्मक में ज्यादा प्रबल रूप से आगे निकल के आता है। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण ब्रिटेन नहीं है ना। मैं बस ये बता रहा था कि वह मजबूत ज्यादा है। कहाँ? अमेरिका में, जबकि ब्रिटेन में कमजोर है। फिर भारत में आप अगर न्यायपालिका की बात करें तो यहाँ पर देखो, न्यायपालिका जो है वो अधीनस्थ न्यायालयों की तरह चलती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो होता है ना, जिसे हम क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय कहते हैं या उच्चतम न्यायालय कहते हैं, क्या कहते हैं? हुँ? ठीक है, ये जी सर। उच्चतम जो न्यायालय होता है, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। अनुच्छेद 124 में वर्णन है सुप्रीम कोर्ट का। किसका वर्णन है? सुप्रीम कोर्ट का। जबकि हाई कोर्ट का वर्णन है, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं हिंदी में, कहां पर? अनुच्छेद 214। इसी को पलट देना, टू को सामने कर देना, वन को बीच में कर देना। तो अनुच्छेद 214 में
राज्यों के लिए, है ना, राज्यों के लिए हाई कोर्ट का वर्णन है, और संघीय न्यायालय जो है ना, या केंद्रीय न्यायालय जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसका वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 124 में। भारत में न्यायपालिका के मजबूत होने के कुछ रीजंस भी हैं। जैसे भारत की जो न्यायपालिका है उसके पास कुछ पावर्स हैं। जैसे सबसे पहला पावर जो है वो है जुडिशियल रिव्यू का, है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या कहलाती है? अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय में, है ना, हिंदी में से न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं, पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण क्या होता है या जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? अगर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई फैसला दिया है तो क्या कर सकता है उच्चतम न्यायालय? उसको फिर से अपने पास बुला सकता है और उसको देख सकता है। जुडिशियल रिव्यू कहते हैं उसको, न्यायिक पुनरीक्षण कहते हैं। तो ये शक्ति किसके पास है? भारतीय न्यायपालिका के पास है। अच्छा, भारतीय न्यायपालिका जो है, याद रखिएगा, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की ओर झुका हुआ है। संघात्मक होते भी एकात्मक की ओर झुकाव है इसका, भारतीय न्यायपालिका का, है ना। क्यों? क्योंकि भाई हमने हर जगह व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट राज्यों के लिए, राज्यों के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिलों के लिए, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, तहसील कोर्ट्स होते हैं, विलेज कोर्ट्स होते हैं। लेकिन अंततः किसका चलता है? तो सुप्रीम कोर्ट का चलता है। अंतिम निर्णय किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। इसीलिए झुकाव है एकात्मक की ओर इसका। फिर है उसके बाद केस लॉ यहाँ होता है। केस लॉ माने किसी केस पर कोई निर्णय आया, है ना, किसी केस पर कोई निर्णय आया, या जज मेड लॉ जिसे कहते हैं, या जज ने कोई निर्णय पास किया, तो उसे कानून या जो कहीं पर भी अगर क्या हो रहा है, इस पर लोग लेकर इसको कहीं पर भी किसी विषय पर वाद हो रहा है, उसी संबंधित विषय पर, तो उसे उसका क्या माना जाता है? एक तरह से उसका उसको वहां पर स्थान दिया जाता है, और उस जजमेंट के आधार पर ही, है ना, आगे जजमेंट तय किए जाते हैं। तो केस लॉ या जज मेड लॉ इसे कहते हैं भारत में। इसके अलावा भारत में अगर हम बात करें संविधान के निर्वचन की, है ना, संविधान का जो एक्सप्लेनेशन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसका है? न्यायालय को है, सुप्रीम कोर्ट को है, याद रखना। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है? इसीलिए संविधान का रक्षक भी कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जी को। सर। ठीक है, अगर 368 अनुच्छेद 368 के तहत सरकार संविधान संशोधन करती है और वह संविधान के मूल ढांचे के अगर खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट वहां आएगा और क्या कर सकता है? बोल सकता है कि भाई मूल ढांचे के खिलाफ है, हम उस पर इसको कानून नहीं मानेंगे, इसको संशोधन नहीं मानेंगे, आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसके केंद्र को वापस लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो संविधान की व्याख्या भी करने का अधिकार है कि अगर कहीं पर कोई चीज स्पष्ट नहीं हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? संविधान की व्याख्या करेगा। जैसे हम देखते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग है कि नहीं, या मूल ढांचे का अंग है कि नहीं, इस बात को लेकर चर्चा हुई, तो कौन वहां पर आया? सुप्रीम कोर्ट आया। आप आगे देखेंगे बहुत सारे केसेस हैं इस पर। फिर है मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है ना। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक जो है हमारी न्यायपालिका है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इस सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मौलिक अधिकारों का रक्षक हो रहा है, मौलिक अधिकार जैसे आप कह सकते हैं आपके घूमने फिरने, आपके रहने बसने, स्वच्छ वायु, या किसी प्रकार का मौलिक अधिकार जो भी आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, इन अगर समता, स्वतंत्रता, ठीक है, शिक्षा, संस्कृति, शोषण से रक्षा, ठीक है, ये सब अगर कहीं पर आपके पास छीने जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसकी व्याख्या कर सकता है। ठीक है, फिर एक और आता है जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है? न्यायिक सक्रियता, हम इसे हिंदी में कहते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या होती है कि सुओ मोटो के तहत, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? स्वयं संज्ञान लेगा, है ना। अगर देखो हम कई मामले देखे, छत्तीसगढ़ में देखे हैं कि
चाहे वो रोड में अगर गाय घूम रही हैं, नेशनल हाईवेज पर दुर्घटना हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या लेता है, स्वयं संज्ञान लेता है और सरकार को निर्देशित करता है कि आप क्या करिए, उसको ठीक करिए। हमने एक मामला देखा था कि जहां पर रायपुर बिलासपुर रोड जो है नेशनल हाईवे बहुत लेट बन रहा था, तो उस पर नोटिस गया था राज्य सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे या हाई कोर्ट चाहे, न्यायालय चाहे, तो जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाकर खुद किसी मामले पर सरकार को निर्देशित कर सकती है किसी भी चीज पर। फिर इसको जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। इसी की शुरुआत में पीआईएल आता है, इसी के तहत पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। पीएन भगवती जो थे, पहली बार इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पीएन भगवती, है ना, इनके द्वारा ही पीआईएल आया था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो व्यक्ति लगा सकता है जो स्वयं उस मामले से जुड़ा ना हो, ठीक है, और वो समाज के लिए इस चीज को लगाए कि भाई समाज के लिए चीज गलत हो रही है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में, है ना, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या ले, संज्ञान ले, है ना। ठीक है, जैसे आप लोग भी जा सकते हैं कि भाई जो अगर आप सिविल सर्विस के अभ्यर्थी नहीं है और आप क्या करें, आप घोषित करें, एक शपथ पत्र दें और आप पीआई लगाएं कि भाई क्या हो रहा है, जो आपका सीजीपीएससी है उसके जो भर्ती है उसमें पारदर्शिता बरती जाए, है ना, प्री मेंस सबके नंबर जारी किए जाएं, है ना, सबका जो आंसर शीट है, तो जितने भी आपके टॉपर्स हैं या जितने भी सिलेक्टेड हुए हैं उनका जारी किया जाए। तो इस तरह से आप, अगर आपकी इच्छा है कि आप इस तरह का पीआई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, ठीक है। अब उस न्यायालय का मन है कि उस पर सुनवाई करे या ना करे, कई बार खारिज भी हो जाता है इस पर, है ना, क्लियर। तो ये न्यायालय है। अच्छा, अगर हम और कुछ लॉज की बात करें, टाइप्स ऑफ लॉ की बात करें, टाइप्स ऑफ लॉज की बात करें, है ना, तो कुछ लॉज होती हैं जैसे सकारात्मक विधि। सकारात्मक विधि जो होती है पॉजिटिव लॉ कहते हैं, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, पॉजिटिव लॉ, है ना। तो पॉजिटिव लॉ क्या होता है? पॉजिटिव लॉ वह होता है जब कानून का निर्माण कौन करे, संसद या समूह करे, ठीक है, कोई समूह मिलकर क्या करे, किसी कानून का निर्माण करे, तो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव लॉ कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में यही होता है, ब्रिटेन में संसद में कानून बनता है, वहां पॉजिटिव लॉ है। लेकिन वहां एक चीज और है, ये पॉजिटिव लॉ की चीज साथ एक चीज और है कि वहां संसद का जो कानून बना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि संसद ने जो कानून बना दिया वही सर्वोच्च है, वही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, क्लियर। तो इसी को क्या कहते हैं, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ क्या होगा, जब कानून का निर्माण समूह या संसद के द्वारा किया जाए, पॉजिटिव लॉ कहलाएगा। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि किसे कहते हैं, नेचुरल लॉ किसे कहते हैं, नेचुरल लॉ किसे कहते हैं, इसको प्रकृति निर्मित, हमारे आसपास प्रकृति ने कुछ नियम तय किए हैं और उस प्रकृति के हिसाब से ही अगर हम चलते हैं, प्रकृति निर्मित जो लॉ होते हैं, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल लॉ या प्राकृतिक विधि कहते हैं। जैसे मानवता, है ना, सांस लेने की स्वतंत्रता, भोजन की स्वतंत्रता, है ना, ठीक है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, ये नेचुरल लॉ है। अब इसमें ना, इस तरह के लॉ में जो होता है, यहां पर संविधान और न्यायपालिका जो होती है, ठीक है, ये क्या होती है, यहां पर सर्वोच्च होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ ब्रिटेन में क्या होता है, संसद सर्वोच्च होगा, ठीक है, जबकि नेचुरल लॉ में क्या होता है, संवैधानिक न्यायपालिका सर्वोच्च होती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण भारत में भी देखने को मिलता है, भारत और यूएसए, यहाँ पर जहां पर न्यायपालिका मजबूत है ना, वहां नेचुरल लॉ चलता है। जुडिशियल रिव्यू भी इसी का एक उदाहरण है, जुडिशियल रिव्यू भी इसी के अंतर्गत आता है, जुडिशियल रिव्यू जो है आपका, ठीक है, क्लियर। फिर तीसरी चीज है लोक विधि, लोक विधि,
जिसे हम कहते हैं कॉमन लॉ। ठीक है, कॉमन लॉ किसको कहते हैं? जब कोई चीज परंपरागत रूप से समाज द्वारा निर्मित हो और क्या हो रही है, परंपरागत रूप से चली आ रही है ना, तो उसे क्या कहते हैं? लोक विधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखने को मिलता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो परंपरा चली आ रही है उसी के अनुसार ही निर्णय होता है। ठीक है, फिर चौथा होता है गॉड मेड लॉ या डिवाइन लॉ। ईश्वरीय विधि कहते हैं हिंदी में से, क्या कहते हैं? ईश्वरीय विधि, इंग्लिश में डिवाइन लॉ, है ना, डिवाइन लॉ। अब इसका स्रोत क्या होता है? धार्मिक ग्रंथ होते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जो लिखा हुआ है वही क्या होगा? धार्मिक क्या होंगे आपके? ईश्वरीय विधि होगी। इस तरह के उदाहरण आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? यहाँ पर ईश्वरीय विधि कहां पर चलती है? जहां पर धर्म तंत्र हो, थियोक्रेसी हो, है ना। धर्म तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थियोक्रेसी वाले देश। तो जहां पर थियोक्रेसी आपको देखने को मिलती है वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, थियोक्रेसी वाले देशों में। ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में ये आपको नेचुरल जस्टिस देखने को मिलता है और कुछ मामलों में पॉजिटिव लॉ भी देखने को मिलता है। तो भारत में ना ये दोनों चलता है, संसद कानून बनाती ही है, साथ में जो प्राकृतिक विधि है वो भी यहाँ पर काम करती है। ठीक है, क्लियर है जी? चलिए, ये तो हो गया हमारा आपका जो शुरू का बिगिनिंग पार्ट था जिससे आपको इंट्रोड्यूस कराना था, है ना। ठीक है, परिचय कराना था, संविधान का परिचय हो गया। आज नेक्स्ट हम थोड़ा शुरुआत कर देते हैं चैप्टर्स की। चैप्टर 2 है हमारा भारत में नहीं, विश्व में, है ना, विश्व में लोकतंत्र व संविधानवाद का ऐतिहासिक विकास, कि विश्व में कैसे लोकतंत्र आता है, कैसे देखने को मिलता है ना, और संविधान बनना कैसे चालू होता है एक्चुअल में विश्व में, ये हम यहाँ से देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें, है ना, तो प्राचीन काल में या पुराने समय में, प्राचीन काल में अगर हम देखें तो प्राचीन जो यूनान था, है ना, यूनान था, है ना, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी हुआ करता था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? जहां पर जो सत्ता के निर्णय होते हैं, है ना, वो जनता द्वारा डायरेक्ट लिए जाते हैं। यानी क्या करती है जनता? डायरेक्ट चुन के लोगों को भेजती है और वही जनता डायरेक्ट चुनती है और वही क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ हुआ करता था? प्राचीन यूनान में हुआ करता था। उसके बाद अगर हम वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल में हमको सभा, समिति, है ना, अविदत जैसी संस्थाएं देखने को मिलती थी, ये थी, है ना। सभा समिति में आम लोगों को हिस्सा ले सकते थे, है ना, इसमें महिला पुरुष दोनों ले सकते थे हिस्सा, सभी लोग इसके अधिकारी थे। तो वैदिक काल में सभा समिति है। फिर है हम्बुराबी संहिता। हम्बुराबी की जो संहिता है, एक राजा हुआ कहा? बेबीलोनिया में। बेबीलोनिया कहाँ है जी? इराक में। तो बेबीलोनिया में हम्बुराबी संहिता 1780 के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास, बेबीलोनिया में एक राजा हुआ हम्बुराबी। बेबीलोनिया में एक राजा हुआ, उसका नाम था हम्बुराबी। वो छठवां राजा था इस देश का। उसने उसने यह संविधान लिखा। हम्बुराबी ने करीब 238 के आसपास ऐसे कुछ संविधान है, 200 के आसपास, है ना। इसने कुछ संहिताबद्ध किया इसको। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम महाजनपद काल पर चलें तो महाजनपद काल में आपको देखने को मिलता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
है ना। इसमें भी शासन चलाने के नियम कानूनों का वर्णन किया गया है, राजा का व्यवहार कैसा होना चाहिए, जनता कैसी होनी चाहिए, इस सब पर बात की है इसने, कौटिल्य ने। प्रशासन संबंधी चीजें हैं इसमें। तो इस तरह से चीजें देखने को मिलती है। महाजनपद काल में आपको गणराज्य व्यवस्था भी देखने को मिलती है ना। वहां पर लिच्छवी गणराज्य देखने को मिलता है ना आपको, लिच्छवी, है ना। तो भारत में आपको वत्स है ना, लिच्छवी है, ये सब गणराज्य देखने को मिलते हैं, ये भी है अभी। अब इसके बाद अगर आधुनिक काल की अगर हम बात करें, आधुनिक समय में, है ना, आधुनिक समय में कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मध्यकाल इसमें छूट रहा है, मध्यकाल से लेकर, तो हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक समय में। तो 1688 में, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेट ईयर याद रखिएगा, 1688 में इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से इसका शुरुआत होता है। अगर हम वर्तमान जैसा चीजें देख रहे हैं संविधान में, तो ये स्टार्ट होती है इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति से। देखो भारत में तो लोकतंत्र बहुत पहले से रहा है, हमने महाजनपद काल में देखा है ना। भारत में लोकतंत्र बहुत पुराना है, इन लोगों के पास लोकतंत्र अभी आया है ना। तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति होती है। इंग्लैंड में क्या होता है, राजा जो है वो ज्यादातर कुलीन वर्गों को संरक्षित करता है ना, और कुछ विशेष अभिजातियों को संरक्षण देता है राजा। जनता इससे भड़क जाती है, जनता चाहती है कि राजा क्या करे, पद छोड़े, और राजा पद छोड़े तो क्या होता है, जनता क्या करती है, राजा के महल के सामने डट जाती है। हाँ, अब राजा डट जाती है, कोई युद्ध नहीं होता, तो राजा उनसे युद्ध किए बिना, युद्ध नहीं करता है, राजा उनसे युद्ध नहीं करता है ना, और क्या करता है, अपनी बेटी मैरी को और पुत्र विलियम को क्या कर देता है, राष्ट्राध्यक्ष घोषित कर देता है, अपना पद त्याग देता है। और इसी के बाद इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति के बाद ब्रिटेन में, है ना, ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, ब्रिटेन में राजतंत्रीय, है ना, संसदीय प्रणाली का जन्म होता है, राजतंत्रीय लोकतंत्र का जन्म होता है, राजतंत्रीय लोकतंत्र का जन्म होता है आधुनिक समय की अगर बात करें, है ना। इसमें क्या होता है, अब देखो चूंकि यह क्रांति जो थी ब्रिटेन की, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति जो थी, ये बिना लड़ाई झगड़े के चालू हुई थी, है ना, बिना लड़ाई झगड़े के खत्म हुई, तो इसीलिए इसको कहते हैं रक्त विहीन क्रांति या रक्तहीन क्रांति कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता भी आपसे, बताइए रक्तहीन क्रांति किसे कहा जाता है, तो इंग्लैंड की क्रांति को रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, ठीक है। और संवैधानिक राजतंत्र की इसके बाद शुरुआत होती है, संवैधानिक राजतंत्र की यहां से शुरुआत आपको देखने को मिलती है ना, जिसमें क्या होगा, जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहां का राजा जो होता है ना, राजा या रानी, जो भी राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होता है, केवल नाम मात्र का होता है, भले ही अनुवांशिक है, गणतंत्र नहीं है, याद रखिएगा, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो होता है जहां पर जो राष्ट्राध्यक्ष होता है ना, वो भले ही अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, लेकिन लोगों के द्वारा ही चुना जाएगा, ठीक है, लोग ही चुनते हैं, गणतंत्र में लोग चुनते हैं, अनुवांशिक नहीं होता है। यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक है, कहां पर, इंग्लैंड में। अनुवांशिक मीन्स राजा का बेटा राजा बनेगा वाला सिस्टम है वहां पर, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो वहां अनुवांशिक है। तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई, 1688 में हुई, कब हुई, 1688 में, ठीक है, रक्तहीन क्रांति कहते हैं इसे, आप याद रखिएगा, ठीक। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद सेकंड जो है अमेरिकी क्रांति। अब देखो अमेरिका में ना उपनिवेश था, ठीक है, 1766 ईस्वी में क्या होता है, ब्रिटेन उपनिवेश था, वहां कॉलोनीज थी, ठीक है, ब्रिटेन में क्या थी, कॉलोनीज थी। किसकी कॉलोनीज थी, सॉरी, अमेरिका में कॉलोनीज थी, किसकी, ब्रिटेन की कॉलोनीज थी। वहां फ्रांस और ब्रिटेन के बीच संघर्ष होते रहता था, लेकिन ब्रिटेन ने कैप्चर कर लिया था लगभग उसके अमेरिका के कॉलोनीज को। तो वहां पर अमेरिका में ब्रिटेन की कितनी कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज थी, 13 उपनिवेश थे, 13 कॉलोनी थी वहां पर, है ना,
जैसे भारत में थी ना, तो वैसे ही वहां ब्रिटेन में 13 कॉलोनियां थी। ये 13 कॉलोनियां क्या होती हैं, इकट्ठा होती हैं, है ना, इकट्ठा होकर विद्रोह कर देती हैं। किसके खिलाफ? ब्रिटेन के खिलाफ। ठीक है। इसके बाद विद्रोह के बाद क्या होता है, 1776 में क्या होता है, इस 1766 में अमेरिकी क्रांति चालू होती है। 10 साल बाद, कितने, 10 वर्ष बाद 1766 में यूएसए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। क्या होता है, यूएसए स्वतंत्र होता है 1776 में। और इसी के कुछ वर्षों बाद 1787 ईस्वी में यहां प्रथम लिखित संविधान लागू होता है। प्रथम लिखित संविधान लागू होता है। इस मामले में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में ये सभी राज्य इकट्ठा, है ना, होते हैं 1967 में। सॉरी, आपका हाँ, तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन जो है संवैधानिक सम्मेलन होता है 1787 में, है ना। कब? 17 सितंबर 1787। और ये फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में ये इकट्ठा होते हैं, 25 मई 17 सितंबर तक चलता है ये। और फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में, यहाँ पर फिलाडेल्फिया कन्वेंशन होता है, मैं थोड़ा सा विश्व इतिहास तुमको यहीं से बता दे रहा हूं। तो फिलाडेल्फिया सम्मेलन, है ना, यहां पर इन लोगों ने, है ना, क्या घोषणा की, प्रथम लिखित संविधान की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो होते हैं इसके प्रमुख होते हैं। और इस सम्मेलन का परिणाम क्या होता है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान। लेकिन क्या ये सही है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका संविधान नहीं है, मनुस्मृति है। मनुस्मृति जो भारत में हिंदुओं का क्या कहता है, कानूनी किताब कही जाती है, वो मनुस्मृति विश्व की पहली एक्चुअल में लिखित संविधान है ना, लिखित संविधान का संग्रह है। अब मनुस्मृति के बाद अगर आधुनिक युग में बात करें तो प्रथम लिखित संविधान जो है वो किसका है, यूएसए का संविधान है। ठीक है, समझ में आया। तो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में ये घोषणा होती है प्रथम लिखित संविधान की। तो अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1766 में, आपको याद रखना है। ठीक है, 1766 में। अमेरिका आजाद कब हुआ? इसके 10 वर्ष बाद स्वतंत्र होता है। और 1787 में इसका प्रथम लिखित संविधान आता है। अब अमेरिकी क्रांति से प्रेरित होकर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है कब? 1789 ईस्वी में। ठीक है, 1789 में। तो 1688 1688 ब्रिटेन की गौरवमयी क्रांति, 1766 में अमेरिकी क्रांति। अब गौरवमयी क्रांति क्यों कहते हैं, इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसके बाद लोकतंत्र आ जाता है ब्रिटेन में, है ना। और रक्तहीन क्रांति थी, तो गौरव वाली बात थी ये, है ना, इसलिए इसको गौरवमयी क्रांति कहते हैं। फिर फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, जो अमेरिकी क्रांति 1766 से प्रेरित थी, है ना। ये जो वहां पर राजा होता है लुई 16, है ना, लुई 16 जो है, ये मोनार्की जहां होती है, लुई 16 राजा होता है, इसके खिलाफ ही चालू होता है। रूसो और जनता क्या कर देती है, रूसो उसका क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। और यहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है। राजा ने वही फिर से अभिजात वर्ग को सदन दिया था, लोगों की बातों को मानने से इनकार कर दिया था। तो यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है, राजा को उखाड़ फेंका जाता है फ्रांस से। तो फ्रांसीसी क्रांति अमेरिकी क्रांति से प्रभावित होती है। कब स्टार्ट हुई वो? 1789 1789। फ्रांस और अमेरिकी क्रांति कब हुई? 1766 में। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास रहा कैसे लोकतंत्र आया। फ्रांसीसी क्रांति में ही हमको स्वतंत्रता, समानता, अब बंधुत्व जैसे शब्द देखने को मिले, है ना। ये यहीं से लिया गया है भारत का संविधान में, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है ये फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं लोकतंत्र के प्रकार की, है ना। हमने लोकतंत्र देखा, है ना, लोकतंत्र क्या होता है इसको देख लेते हैं। लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र क्या होता है? लोगों का, लोगों द्वारा, लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों का शासन,
है ना, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, तो बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल, ऐसा होता है ना। ठीक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल और टू द पीपल, है ना, ये कहलाता है लोकतंत्र। ठीक है, अब देखो, लोकतंत्र का प्रकार अलग अलग है। अगर हम जनता से संपर्क के आधार पर देखें, जनता से संपर्क के आधार पर देखें लोकतंत्र को, तो यहाँ पर दो तरह के लोकतंत्र होंगे, एक होगा प्रत्यक्ष और दूसरा होगा अप्रत्यक्ष। वही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो डायरेक्ट, जिसमें जनता क्या करे, सीधे शासन प्रक्रिया में हिस्सा ले, जनता क्या करे, शासन में सीधे हिस्सा ले, है ना, सीधा हिस्सा बने, तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट लोकतंत्र। मैंने इसका उदाहरण दिया था आपको, यूनान में होता था ऐसा। ठीक है, वहां पर भले ही कुछ वर्ग थे, महिलाओं को उसमें अधिकार नहीं था, महिलाओं और कमजोर वर्ग इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन था वहां पर। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, अधिकांश देशों में आपको यही देखने को मिलता है। वर्तमान में अधिकांश देश देखेंगे तो इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव या किसको बोलते हैं, प्रतिनिधि प्रणाली जिसको कहेंगे, तो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यही होता है, अधिकांश देशों में यही देखने को मिलता है, जहां पर क्या करते हैं आप, प्रतिनिधि चुनते हैं। अब इसका रीजन क्या है? इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई आज के डेट में, डायरेक्ट जनता हिस्सा नहीं ले सकती, है ना, शासन में। तो जनता क्या करती है, प्रतिनिधि चुनती है। जनता क्या चुनती है? प्रतिनिधि को चुनती है, और प्रतिनिधि उनकी बातों को वहां पर शासन में रखता है। ठीक है, अगर हम दूसरा आधार देखें तो वो है विचारधारा का। विचारधारा के आधार पर हम दो भाग में इसे बांटते हैं, एक है उदार लोकतंत्र और दूसरा है समाजवादी लोकतंत्र। उदार लोकतंत्र में जनता अपने फैसले खुद ले सकती है, ऐसा मानते हैं लोग। तो यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, है ना, यहाँ पर उदार लोकतंत्र है। ठीक है, यहाँ पर जनता माना जाता है, यहाँ तक यूएसए में ये है कि करप्शन वहां पर वैधानिक है। अगर आप कहीं पर भी क्या कर रहे हैं, किसी डील के बदले कोई अमाउंट ले रहे हैं, तो वो वैधानिक है वहां पर। वो लोग कहते हैं कि जनता कुछ समझदार है, खुद समझदार है किसी भी तरह के फैसले लेने के लिए, सही गलत के लिए, तो वहां ज्यादा क्या फ्रीडम है। जबकि समाजवादी लोकतंत्र की विचारधारा जो है वो यह कहती है कि ये एक्चुअल में लोकतंत्र में समाजवाद की बात करती है। किसमें? लोकतंत्र में समाजवाद की बात करती है। अब ये क्या कहते हैं, ये लोकतंत्र में समाजवाद, समाजवाद माने क्या होता है? समाजवाद का मतलब है कि भाई आर्थिक संसाधनों पर, समाज के जितने भी आर्थिक संसाधन है ना, जितने भी आर्थिक संसाधन हैं उस पर सबका हिस्सा होगा, है ना, उस पर समान, उसका क्या होगा, समान बंटवारा होगा, है ना। ठीक है, समान वितरण होगा, है ना, किसमें? समाजवाद में। ठीक है, और यह इसी से ही लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आती है। लोक कल्याणकारी जो राज्य भारत का है ना, लोक कल्याणकारी राज्य, है ना, लोक कल्याणकारी राज्य की जो संकल्पना है वो इसी से ही आती है, समाजवाद से ही आती है। और पंडित नेहरू ने भारत को कैसा देश कहा है? पंडित नेहरू ने समाजवादी लोकतंत्र कहा है, समाजवादी लोकतंत्र, है ना। भारत का लोकतंत्र कैसा है? समाजवादी लोकतंत्र है यहाँ पर। ठीक है, समाजवादी लोकतंत्र है यहाँ पर, जहां पर समाज के आर्थिक संसाधनों पर सबका हिस्सा है। ठीक है, क्लियर? अधिकांश देश इसी को ही मानते हैं, है ना, याद रखिएगा, है ना। अब इसमें हम न्याय की बात करते हैं। जो न्याय की अवधारणा आप देखते हो ना, छत्तीसगढ़ में जो न्याय की अवधारणा अभी आई है, मुख्यमंत्री
जी ने जो न्याय अवधारणा पेश की है ना, है ना। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय कैसा होता है? सामाजिक होता है, आर्थिक होता है ना, राजनैतिक होता है ना। क्लियर? तो ये न्याय की अवधारणा भी यहीं से ही जन्मी है। ठीक है, कहाँ जन्मी है? यही इसी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से जन्मी है। इसके बाद ये तो हो गया, समझ में आया आपको लोकतंत्र के प्रकार, जनता संपर्क के आधार पर, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विचारधारा के आधार पर, उदारवादी और समाजवादी। समाजवादी लोग जो है जो आर्थिक संसाधनों का समान बंटवारा चाहते हैं, है ना, और वो वहां पर समझते हैं कि लोग अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, संसाधनों को बांट सकते हैं, ये ऐसा समझते हैं। इसलिए वहां पर होता भी क्या है कि कुछ विशेष वर्गों का, धनाढ्य वर्गों का कब्जा हो जाता है, जिनके पास पैसा है वही चला रहे हैं अमेरिका में से। फिर राजनीतिक दलों के आधार पर बात करें तो राजनीतिक दलों के आधार पर हम देखते हैं कि एक दलीय होता है, एक दलीय लोकतंत्र, जहां पर केवल एक दल होगा, है ना। तो नेशनल पीपुल कांग्रेस एक ही दल है चाइना में। चीन में लोकतंत्र, इसको ना कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। चीन में एनपीसी है, एक ही पार्टी होती है, उसी में से ही चुन के आते हैं लोग। तो चीन में ऐसा व्यवस्था है। फिर उसके बाद है द्विदलीय, है ना। क्या है? द्विदलीय व्यवस्था। द्विदलीय व्यवस्था क्या होती है? टू पार्टी सिस्टम क्या होता है? जहां पर केवल दो पार्टियां होती है, दो मुख्य पार्टियां होती हैं, है ना। जैसे इंग्लैंड में बहुत समय तक चलता रहा कंजर्वेटिव, है ना, पार्टी, है ना, और डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे करके वहां पर शायद है ना। हाँ, लेबर पार्टी है वहां पर, है ना। ठीक है, लेबर पार्टी की, और वहां पर दो दलीय सिस्टम रहा, मुझको याद नहीं आ रहा एक्चुअल में। तो द्विदलीय सिस्टम हमको ब्रिटेन में देखने को मिलता है। उसके बाद बहुदलीय सिस्टम। बहुदलीय सिस्टम में क्या होता है कि अनेक पार्टियां होती है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण इसका कहाँ है? भारत में, है ना। भारत में बहुदलीय प्रथा है, लोकतंत्र है, सभी दल है। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, समझ में आया, है ना, लोकतंत्र का प्रकार। जी ठीक है, सर। लोकतंत्र क्या है ना। जी अब सर। देखो, कल, अब हम यहां से, आज तो इतना ही, कल अब हम यहां से भारत के संवैधानिक विकास व इतिहास को समझेंगे। और पूरा कल हम, चाहे क्लास कितनी भी लंबी हो, है ना, कल हम पूरा भारत का जो संवैधानिक विकास है उसको पढ़ेंगे। देखेंगे कि भारत में संविधान निर्माण कैसे हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट से जो चीजें चालू हुई थी वो कैबिनेट मिशन और आपके भारत की स्वतंत्रता पर जाके खत्म होती हैं। तो वो हम उसको बहुत अच्छे से कल देखेंगे। ठीक है, तो कल हम इसके आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कल मिलते हैं अपन। जी सर।